हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सूर्या और करता हूं आपको फिजिक्स के लिए सपोर्ट आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब फिजिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारी पूरी एक फ्री कोर्स चल रही है, जहां से आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके हमें उस सॉल्यूशन को या उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं अपनी। लास्ट की क्लासेस में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, चार्ज से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज को, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। और आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब के नियम पे, कूलम्ब्स के ऊपर। कूलम्ब का लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कितना होता है, कैसे निकालें, कितना किस चीज पे डिपेंड करता है, सारी बातें आपको समझाता है। तो कूलम्ब ने बहुत ही मजेदार रूल दिया और इस रूल को देख करके आप समझ जाओगे कि चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसे लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। हमने बात कर लिया रिपल्सन। अब सोचो कि एक ये चार्ज पार्टिकल, एक ये चार्ज पार्टिकल, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो क्या ये किसी भी डायरेक्शन में रिपल कर सकते हैं? इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कूलम्ब ने बताया कि कहीं भी नहीं जाएगा, उसका एक रूल है, उसका एक मेथड है, उसका एक तरीका है। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ पे। और ये क्लास केवल एक क्लास नहीं होगी। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद की जो चैप्टर्स हैं उसे समझने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही ज्यादा सिंपल और सरल लगने वाला है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहली बात हमें पता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। देखो, सबसे पहले एक हमारा पहलवान है पॉजिटिव का और दूसरा पहलवान है नेगेटिव का। ये है दोनों अनसेम अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सर, तुम्हें बोलना है मेरे साथ, तुम क्लास देख रहे हो, क्लास के साथ बोलते चलो, पीछे के तुमने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं। तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। साथ में बोलिए, तो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। देखो, पॉजिटिव वाला उधर जा रहा है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमने नीचे पॉजिटिव, देखो ये दोनों पॉजिटिव पहलवान, ये दोनों पॉजिटिव पहलवान कैसे जा रहे हैं? एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ये वाला इधर भाग रहा है और वो वाला भी इधर भाग रहा है। मैं तो निकल ही जा रहा हूं भागते भागते, लेकिन ये दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों भाग रहे हैं। अच्छा, ये कितना फोर्स लगा रहा है? पहली बात तो भाग क्यों रहा है? क्योंकि सर ये दोनों हैं लाइक और अनलाइक चार्जेस के एग्जाम्पल, इसलिए इन पर एक फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसे कूलम्ब ने अपने रूल के अकॉर्डिंग बताया। अच्छा, क्या इनके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है? क्या चार्ज पार्टिकल्स का एक दूसरे से जुड़ना जरूरी है इस फोर्स को लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर भी रहेंगे तो भी फोर्स लग जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसके लिए इन दोनों का आपस में जुड़ना या इनको कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग जाएगा। तो कूलम्ब ने बताया कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, ये आखिर किन किन फैक्टर्स पर, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। सोचो, मान लो मुझे ये धरती खींचती है, मैं ऐसे जंप करूं, हाँ देखो मैं नीचे आया ना, ऐसा तो हुआ नहीं कि मैं एक बार जंप किया और उड़ता चला गया। मैं सुपरमैन तो हूं नहीं, हूं तो नॉर्मल इंसान। हो सकता काश सुपरमैन होता, मजा ही आ जाता। खैर, होता तो मजा आता। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर क्या है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इनको पानी के अंदर डाल दें तो क्या फोर्स लगेगा? नेचुरली बात है यार। अगर इनको लेकर के एक लाइक ऐसा सोचो कि समुद्र के अंदर डाल दें, या फिर ऐसा सोचो कि रेगिस्तान में ले जाकर के इन दोनों चार्ज पार्टिकल को रेत के अंदर डाल करके ढक दें, तो क्या ये फोर्स लगा पाएंगे? सोचने वाली बात है। इन सारी चीजों का हल दिया किसने? हमारे कूलम्ब साहब ने।
इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, और इन्होंने एक लॉ दिया, और कैसा लॉ दिया, नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए दिया, जिसे बाद में इन्हीं के नाम पे कूलम्स फोर्स भी कहा जाने लगा, और इन्हीं के नाम पे चार्ज की जो यूनिट बनाई गई है कूलम बनाई गई है। इनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दिया गया, सम्मान दे दिया गया कि सर आपको हम भूलेंगे नहीं, आपने इतना अच्छा लॉ बना दिया था। चलो, ये लॉ क्या है इसके बारे में थोड़ी सी छोटी छोटी चर्चाएं करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। बहुत बड़ा मैं लेक्चर नहीं रखता हूँ, छोटे छोटे लेक्चर बनाता हूँ आपके लिए 25 मिनट 30 मिनट के लिए, ताकि आप चीजों को आसानी के साथ समझो, मजेदार तरीके से समझो और बोर मत महसूस करो। चलो देखो, एक चार्ज पार्टिकल था हमारा यहाँ पर, जिसे हम नाम दे देते हैं Q1, और दूसरा चार्ज पार्टिकल था हमारा यहाँ पर, जिसे हम नाम दे देते हैं Q2। इनके बीच की दूरियां है जो, वो है R। इनके बीच की जो दूरी है उसे हमने नाम दे दिया क्या, R। अब देखिए समझिए, सबसे पहली बात, ये दोनों चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। तो Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 आर टेस्ट चार्ज पार्टिकल। टेस्ट चार्ज पार्टिकल तो होने ही चाहिए, ये होने चाहिए पॉइंट चार्जेस भी। टेस्ट चार्ज पार्टिकल कहने से ज्यादा बेटर है कि आप इन्हें क्या कह दीजिए, पॉइंट चार्जेस कह दीजिए। तो Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस। ये दोनों क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। Q1 एंड Q2 they are पॉइंट चार्जेस। अच्छा, पॉइंट चार्जेस कब होगा, तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही क्लास में डिस्कस किया था कि अगर चार्ज की जो इनके कह लीजिए इनकी जो साइजेस हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस है उससे उसके कंपेयर में बहुत ही कम हो, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसे सोचो, अर्थ का जो रेडियस है वो अर्थ और सन के बीच की दूरी के कंपेयर में बहुत ही कम है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग क्या कह देते हैं कि जो अर्थ है वो बिहेव करेगा पॉइंट मास जैसा। कुछ उसी तरीके से ही कि दो छोटे छोटे बॉल्स लें, छोटे छोटे बॉल्स, इतने बड़े बड़े, या क्रिकेट की बॉल ही ले लो, क्रिकेट की बॉल को, एक बॉल को यहाँ पे रख दे, एक बॉल को यहाँ पे रख दे, तो इनकी जो साइजेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में छोटी है, बहुत ही कम है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि जो ये बॉल है दे विल बिहेव लाइक टेस्ट चार्ज, या फिर टेस्ट चार्ज की जगह पॉइंट चार्ज कह लीजिए। टेस्ट चार्ज दूसरी चीज है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट चार्ज कहते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु आवेश। कूलम ने कहा कि ये जो Q1 है, ये Q1 लगाएगा फोर्स Q2 पर, और कैसा लगाएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, इसे भी हम कह दे रहे हैं पॉजिटिव और इसे भी हम क्या कह दे रहे हैं, पॉजिटिव, तो ये होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो Q1 भगाएगा 2 को इधर और 2 भगाएगा 1 को इधर। देखो फिर से समझो, अगर ये रिपल कर रहे हैं तो क्यों नहीं किसी भी डायरेक्शन में कर दे रहे हैं, ये वाला इधर चला जाए, ये वाला इधर चला जाए, या फिर ये वाला इधर चला जाए, किसी भी डायरेक्शन में चला जाए। लेकिन कूलम ने कहा ऐसा नहीं होता, ये जो दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, इनके बीच की एक लाइन है, देखिए इनके बीच की जो ये लाइन है, ये इन दोनों को जो जोड़ रही है, अगर ये रिपल हो या फिर अट्रैक्ट हो, हमेशा इस लाइन के पैरेलल ही होंगे, या तो लाइन से की मतलब या तो एक दूसरे के पास आएंगे या तो एक दूसरे के दूर जाएंगे, लेकिन हमेशा उस लाइन के अलोंग ही होंगे। सपोज करिए एक ऐसा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हो, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हो, इनको जो जोड़ने वाली लाइन है क्या वो ये है, ऐसे है, इनको जो जोड़ने वाली लाइन है वो कुछ ऐसी है, तो ये दोनों या तो अट्रैक्ट होंगे, इस लाइन के अलोंग ही होंगे, मतलब आएंगे जाएंगे तो इसी लाइन पे आएंगे जाएंगे, किसी भी दूसरी लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे तो ही लाइन के अलोंग करेंगे, रिपल करेंगे तो भी लाइन के अलोंग ही करेंगे, कोई भी दूसरी लाइन नहीं आएगी। तो कूलम ने सबसे पहला एक पॉइंट दे दिया कि अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है वो हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है। दूसरी चीज, आगे पढ़ते हैं, फिर से बनाते हैं चार्जेस, छोटे छोटे चार्ज बनाते हैं। देखिए एक हमारा चार्ज पार्टिकल Q1 हो गया, दूसरा हमारा चार्ज पार्टिकल Q2 हो गया, ये है Q1 और ये है Q2, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। अब मैंने आपसे बोला कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो 1 रिपल करेगा 2 को, तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम नाम दे दे रहे हैं F1 F21, और यहां पर ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम नाम दे दे रहे हैं F12।
देखिए इसे आप पढ़ेंगे कैसे, आप इसे आप पढ़ेंगे F21 क्या है, F21 है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। सेकेंड, चार्ज पर फोर्स जो लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, फोर्स चार्ज वन के कारण। और F12 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब देखो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। कुलम ने कहा ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी होते हैं, मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं F12 और F21 ये हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखो एक पॉइंट आपको क्या मिल गया कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे और इक्वल होंगे, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहली बात पता चल गई, एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक दूसरा पॉइंट भी हमें पता चला है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जर्नी, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब चलो समझो, अगर हमारे पास यहाँ पर एक 4 कूलम का चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक 6 कूलम का चार्ज पार्टिकल है, तो 4 वाला 6 पे जितना फोर्स लगाएगा 6 वाला 4 पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, कोई ज्यादा या कम फोर्स नहीं लगा रहा है। फिर से सुनिए, 4 वाला 6 पे ही उतना फोर्स लगाएगा जितना 6 वाला 4 पर फोर्स लगा रहा होगा। अब कूलम ने इसको डिफाइन कैसे किया, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए डिफिनेशन जो एक जोड़ दिया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम, इनके बीच काम करने वाला अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का जो फोर्स होता है बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कैसे चार्ज होने चाहिए, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिकल चार्ज, और कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो देखो ये कंडीशन है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में नहीं होगा तो कूलम फोर्स नहीं लग रहा होगा, और किस पर, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, अगर चार्ज पार्टिकल पॉइंट नहीं हुआ तो कूलम फोर्स नहीं लगेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या, दो लोगों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मतलब Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। दूसरा क्या कह रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीन पास करके आपको लिखना हो तो इसी बात को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते, तो कुलम ने अपनी डिफिनेशन से जो हमें लॉजिक दिया, जो हमें ज्ञान दिया, वो था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 and F is inversely proportional to 1/r स्क्वायर। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कमेंट करिए भाई या फिर बोलते जाइए साथ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलना बहुत जरूरी है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है इसको इक्वल बनाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो F इज इक्वल टू, यहां पर हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं क्या, F इज इक्वल टू स्मॉल k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले में जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सबसे पहली बात तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के लिए अभी फिर से समझ लीजिए कि ये केवल F नहीं, F12 और F21 जो दो फोर्सेस थे, जो दोनों चार्जेस पे अलग अलग लग रहे थे, जो भी आपने पढ़ा था कि चार्ज 1 दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है और चार्ज 2 भी पहले चार्ज पे फोर्स लगाता है, और दोनों ही फोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दोनों ही फोर्सेस आपके अगर सेम हो रहे हैं तो उन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन किया गया है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये फोर्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा समझो। ये जो K है इसे हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 9 टाइम्स 10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 9। इसकी यूनिट बात करते हैं तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में
कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट पूछी जाती हैं आपसे नीट के एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आप दोगे, तो वहां पर भी ये यूनिट्स आपसे पूछी जाती हैं। अगर आप सीयूईटी देना चाहते हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है सर न्यूटन। सबसे पहला तो एक ही होता है। न्यूटन का सिंबल कैसे बनाते हैं? एन से बनाते हैं, बिगर एन से बनाते हैं। लिखते कैसे हैं इसको? लिखते हैं सर न्यूटन ऐसे। या फिर इसका जो एमकेएस सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल टी पर -2, एम एल टी रेस टू द पावर ऑफ -2। ये होती है आपकी डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब अगर हम के की बात कर रहे हैं तो के को देखिए कैसे लिखा गया है। फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला था। के को कैसे डिफाइन किया गया है? तो के को डिफाइन किया जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। अब अगर आप यहां पे से यूनिट ऑफ के निकालेंगे, यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूटन यूज करते हैं। आर के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। और Q1 Q2 कूलम इसका भी, कूलम इसका भी, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यूनिट हो गई आपकी किसकी? के की। उसी तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ के, हाँ या ना बोलिए भाई, आया या नहीं आया, जल्दी आपको बताना है। डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के की डायमेंशन क्या होगी? तो के की डायमेंशन न्यूटन, मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी -1। ये हो गई आपकी किसकी डायमेंशन? न्यूटन की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन। फिर ये हो जाएगा एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर के लिए डिवाइडेड बाई, अब कूलम का क्या होता है? एटी होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। जब आप नीचे वाले टर्म्स को ऊपर ले जाते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है उसकी वैल्यू अगर प्लस रहती है तो हो जाता है माइनस, और माइनस रहता है तो हो जाता है प्लस। तो देखिए डायमेंशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम एल, यहां पर 1 था और 2 यहां पर था, तो एम एल 3, ये -1 था, ये एम एल -2 होता है फोर्स के लिए। देखिए मैंने पीछे क्या लिखा है, -1 तो नहीं लिख दिया है, -2 होता है ना फोर्स के लिए। क्या होता है? -2 होता है, -2 होता है। चलिए नीचे भी नीचे 2 है, जब ये ऊपर आएगा तो टी टू दी पावर क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा, और ए की पावर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ये हो गया m टू दी पावर 1 L3 t -4 a -2। ये किसके लिए है? ये k के लिए। k क्या है यहाँ पर? k है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा अब देखिए k की भी अपनी एक वैल्यू होती है। k की वैल्यू क्या होती है? तो k को डिफाइन किया जाता है, k आपका डिफाइन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट हम क्यों यूज करते हैं? देखिए इस सिंबल को हम क्या कह रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम होगा तो यहीं पर यूज करेंगे हम क्या? एप्सिलॉन एम। अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू कंबाइंड होती है 9 × 10⁻⁹। अभी हमने यूनिट की बात की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो यहीं पर हम कूलम्स लॉ को केवल स्पेस मतलब वैक्यूम या फिर एयर के लिए नहीं, मीडियम के लिए भी समझेंगे कि आखिर अगर पानी में डाल देंगे पूरा सेटअप तो वहां पर कूलम का फोर्स या कूलम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। चलिए आगे इस बात को समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा परमिटिविटी क्या होती है? अब इस चीज को समझो। देखो जब हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था तो ग्रेविटेशन के लिए आप जो कांस्टेंट पढ़ते होते हो वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसा नियतांक, ऐसा नियत वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो पूरे यूनिवर्स में, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, पहाड़ों पर, पहाड़ों के अंदर, कहीं पे भी आप चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, हर जगह सेम होता है। लेकिन क्या करंट हर जगह सेम होगी? नहीं सर, कंडक्टर के लिए तो अलग होती है, नॉन कंडक्टर के लिए अलग होती है। मतलब इंसुलेटर, अगर हमारे पास सर मेटल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अलग, पानी के लिए अलग,
हवा के लिए अलग, रेत के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग। तो हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को इतना ही फ्लो होने दूंगी, बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होने दूंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया कि इस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को बदलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो जो परमिटिविटी थी, परमिटिविटी किस तरीके से डिफाइन हुई? परमिटिविटी आपकी डिफाइन हुई है कि मैं वो प्रॉपर्टी हूं जो बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टी इस मीडियम में लगे या न लगे। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को शो करता है ये कि ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का या फिर मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा या नहीं देगा, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम दिया है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी वो है जो वैल्यू को बदल सकती है। अगर एप्सिलॉन नॉट आप यूज कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट आप यूज कर रहे हैं फ्री स्पेस के लिए, या फिर एप्सिलॉन नॉट आप यूज कर रहे हैं किसके लिए? एयर के लिए। एप्सिलॉन नॉट को हम यूज करते हैं एयर के लिए। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12। अच्छा, अब इसकी यूनिट बताओ, सोचो इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए k इज इक्वल टू 1 में, अब ये टर्म है 4 पाई का, तो अपना कोई यूनिट होगा नहीं। और अगर 4 पाई का यूनिट नहीं होगा तो ये जो k की यूनिट है ना, ये वाली, इसको पूरा उल्टा कर दो, इसको पूरा क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो ये हो जाएगा 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी? तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन देखिए, कूलम की स्क्वायर मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर ऑन द टॉप, फिर डिवाइड बाय न्यूटन का क्या होता है? mlt-2, और मीटर स्क्वायर का क्या होता है? l स्क्वायर होता है। फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय, ये वैल्यूज हो जाएंगी देखिए m l क्यूब t माइनस ऑफ 2। इन सारी वैल्यूज को ऊपर ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा m-1 l माइनस 3 a माइनस ऑफ 2, सॉरी a माइनस ऑफ 2 अब नहीं होगा, ये होगा a प्लस ऑफ 2 होगा ना, a प्लस ऑफ 2 और t टू द पावर आ जाएगा माइनस ऑफ 4। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब अगर फॉर्मूला हम लिखते हैं, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला किसके लिए लिख रहे हैं? वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए। तो कूलम्स लॉ फॉर वैक्यूम और एयर, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू, K की जगह आप क्या लिख सकते हैं? चलिए अच्छा, एक पहले लिख देते हैं टर्म K के टर्म में, तो K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस Q1 Q2 को आप स्मॉल Q1 Q2 भी लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है? इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K की जगह पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस है या फिर परमिटिविटी ऑफ एयर है। ये दो फॉर्मूले आप समझ गए हैं किसके टर्म में? K के टर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के टर्म में, या फिर द फॉर्मूला किसके टर्म में आपने समझ लिया? एप्सिलॉन नॉट के टर्म में समझ लिया। लेकिन अब इसी कूलम्स लॉ को देखते हैं मीडियम के लिए। किसके लिए देखते हैं? कूलम्स लॉ इन मीडियम। कूलम्स लॉ इन मीडियम, मीडियम के लिए समझिए कूलम्स लॉ क्या होता है। तो मीडियम में जहां पर आप एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं ना, उसी की जगह हम यूज करेंगे एप्सिलॉन m। तो फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इन मीडियम F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m। ये हो जाएगा एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो सारे फॉर्मूले मैं तुमको रिलेट करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें कोई समस्या ही ना आए, कोई प्रॉब्लम ही ना आए कि कैसे ये फॉर्मूला बन गया। कोई अंतर नहीं हुआ है, केवल और केवल एप्सिलॉन की वैल्यू बदल रही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल रही है, उसकी जगह पे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन m। अब इस एप्सिलॉन m को कैसे लिख सकते हैं? तो एक होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप ऐसे जान लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन m की जगह आप क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन m की जगह पे आप लिख देंगे एप्सिलॉन r टाइम्स एप्सिलॉन नॉट।
तो इसी फॉर्मूले को कैसे लिखोगे आप? इसी फॉर्मूले को लिखेंगे आप F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन R अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बन गया आपका किसके लिए? वैक्यूम के लिए नहीं, मीडियम के लिए बन गया, जहां पर आपकी जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? अपसाइलन आर, ये रिप्रेजेंट करती है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसी को आप आगे पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फिर से मैं जोड़ूं, ये अपसाइलन आर क्या है आपका? ये है सर रिलेटिव परमिटिविटी, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसे ही कहते हैं आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझिए कि अब हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे देखें। तो कूलम्ब्स लॉ इन एयर, सबसे पहले अगर बात करें कि एयर में कूलम्ब्स लॉ का क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ इन एयर हमने सर फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला इन मीडियम हो जाए, इन मीडियम, थोड़ा सा फॉर्मूले के लिए हमें मैथमेटिकल टर्म्स से गुजरना पड़ता है, सारी चीजों को रिलेट करके समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है सारी चीजों को लिखने में और समझने में। तो यही फॉर्मूला आपका ब्रेक डाउन हो गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन R टाइम्स अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो अगर इस फॉर्मूले में यहां पर नोटिस करो, ध्यान से समझो मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब अगर नोटिस करिए तो इस फॉर्मूले में जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो पूरा छुपा हुआ है। देखो ये यहां से लेकर के इस टर्म को छोड़ दिया जाए अपसाइलन नॉट, तो ये जो पूरा टर्म है ये ऊपर वाला ही टर्म है ना ऐसा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फोर्स, इसको FM नाम दे देते हैं, फोर्स इन मीडियम ना। तो फोर्स इन मीडियम जो होने वाला है FM इज इक्वल टू नॉर्मली जो फोर्स होता है F डिवाइडेड बाई अपसाइलन R। तो अगर सोचो अपसाइलन R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो मीडियम के कारण फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? तो मीडियम आने के कारण, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने के कारण जो फोर्स है हमारा वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एयर के लिए अपसाइलन R की वैल्यू, अपसाइलन R रिलेटिव परमिटिविटी है, अपसाइलन R क्या है आपकी? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब समझिए इस बात को, अपसाइलन R फॉर एयर, एयर का जो अपसाइलन R है ये 1 होता है नियरली, स्पेस का जो अपसाइलन R है, स्पेस मतलब वैक्यूम का जो अपसाइलन R है ये भी 1 होता है नियरली। इसीलिए अपसाइलन R की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो जो फॉर्मूला है वो आपका फिर से आ जाएगा नॉर्मली एयर या फिर वैक्यूम के लिए। यहां पर जो आप अपसाइलन R की वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर अपसाइलन R आता है तो उसके कारण जो फोर्स है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप फॉर्मूला देख रहे हैं FM मतलब फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू फोर्स नॉर्मली सिचुएशन में डिवाइडेड बाय अपसाइलन R। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए भाई। अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए या फिर वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के सारे फॉर्मूलेस देख लिए हैं कि मीडियम के लिए कूलम्ब्स लॉ कैसा होगा या फिर नॉर्मली कूलम्ब्स लॉ कैसा होगा। कुछ और प्रॉपर्टीज कूलम्ब्स लॉ की समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये समझ ली कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या था? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग? ये केवल टेस्ट चार्ज के लिए ही पॉसिबल है। सबसे पहली तो रेस्ट चार्ज के लिए ही है, अगर चार्ज मूव करने लगेगा तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही पॉसिबल है, इट विल बी ओनली पॉसिबल फॉर व्हाट? पॉइंट चार्जेस।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स आप तब कहते हैं जब वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जब उस फोर्स के कारण जो काम करने वाला वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे फोर्स को हम नाम देते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये एक टाइप का क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, मीडियम में कूलम्स फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन medium is actually force in air or vacuum divided by epsilon r, या फिर आप इसे F in air या फिर वैक्यूम डिवाइड बाई के भी कह सकते हैं। इस के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अब मत कहिएगा, ये के हो गया है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको केवल और केवल कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड देखनी थी। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट नहीं किया, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बचा है, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बचा है, लेकिन उन सारी चीजों के लिए एक अलग से वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केवल और केवल हमने कूलम्ब्स लॉ की बेसिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया है और कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अगर क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं आपको तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन फिजिक्स अधूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके लिए स्क्रीन पे है और यहाँ पे कह रहा है कि कूलम्ब फोर्स इज ट्रू ओनली फॉर, किस चार्ज के लिए ट्रू है, क्या मूविंग चार्ज के लिए ट्रू है, नहीं सर मूविंग के लिए ट्रू नहीं होता है, केवल और केवल स्टैटिक या फिर रेस्ट चार्ज के लिए ये ट्रू होता है। आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स होता है वो क्या है, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस के बीच जो स्टेशनरी हैं, इस डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपको वो बताना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। कूलम्ब्स ने यही तो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स Q2। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द कंडीशन दैट शुड सेटिस्फाई द कूलम्ब्स लॉ, कौन सी कंडीशन कूलम्ब्स लॉ के कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इट इज ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्ज, हाँ सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस कंसीडर टू बी पॉइंट चार्जेस, हाँ ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इट इज ट्रू फॉर मूविंग चार्ज, ये गलत है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ए और बी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि अ चार्ज Q1 exerts सम फोर्स ऑन अ सेकंड चार्ज Q2। एक हमारे पास चार्ज है Q1 और एक है हमारे चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन का है या फिर रिपल्सन का है हमें नहीं पता है, उससे कोई अभी मतलब भी नहीं है। अ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2। तो कह रहा है तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज लाया जा रहा है Q3, इस फोर्स के पास लाया जा रहा है, तो क्या होगा, उस फोर्स पे क्या है, कुछ इफेक्ट होगा, नहीं होगा, ये रिमेन अनचेंज रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कोई दो चार्जेस किसी पर फोर्स लगा रहे हैं तो थर्ड चार्ज के कारण वो फोर्स बदलेगा नहीं। थर्ड चार्ज उन चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था वो बदलेगा नहीं। तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम उनके बीच की डिस्टेंस को कम ज्यादा ना करें या फिर उन पर जो चार्ज है इसको चेंज ना करें। सोचो ये Q3 हम Q1 को दे देते तब ये वैल्यू बदल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट इफ अ ग्लास स्लैब, समझिए इस बात को, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट इफ अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम। हमसे कह रहा है कि दो चार्जेस थे वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए थे, Q1 और Q2 थे, अगर इनके बीच में ग्लास स्लैब को ले आ दिया जाए तो उनके पे जो फोर्स लगने वाला था उसके साथ क्या होगा, क्या वो इंक्रीज करेगा, क्या वो डिक्रीज करेगा, क्या वो सेम रहेगा या फिर वो जीरो हो जाएगा। देखो ग्लास स्लैब क्या है, एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट नहीं होती है ना, इसलिए वो जीरो तो नहीं हो सकता, फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया है कि जो फोर्स किसी मीडियम पे लगता है, F इज इक्वल टू मीडियम पे फोर्स लगने वाला वो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन r होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस हो गया है, ग्लास स्लैब को रख दिया गया है, तो फोर्स हमेशा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू चार्जेस व्हेन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में दो चार्जेस को रखा गया है और वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे।
और उनके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। इफ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू चार्जेस बी सेम, अगर ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है इन चार्जेस के बीच का वो क्या रहे, सेम रहे, व्हेन प्लेस्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, मतलब कि अगर ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल थे, दो चार्जेस थे कुछ ऐसे, ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा था। अब क्या किया जा रहा है कि इनके बीच में एक ऑयल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू 4 है। तो अब जो इनके बीच का सेपरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अगर इनिशियली ये 1 मीटर पे थे, देखो क्या ये फोर्स डिक्रीज होना चाहिए, अगर ये 1 मीटर पे थे, अगर ये 1 मीटर पे थे तो इन पर जो फोर्स लग रहा था हमने सपोज कर लिया F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लग रहा होगा। अब जो न्यू फोर्स है वो भी F के इक्विवेलेंट है, मतलब जो F फॉर मीडियम लग रहा है वो भी F के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन F फॉर मीडियम इज इक्वल टू होता है हमेशा एप्सिलॉन R होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब जो ये फोर्स है यहाँ पे जो है, यहाँ पर R में कुछ चेंज हुआ है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो नया फोर्स होना चाहिए था उसको 4 टाइम रिड्यूस कर जाना चाहिए था। अगर 4 टाइम रिड्यूस नहीं किया है इसका मतलब डिस्टेंस को हमने कम किया होगा, इसके लिए फोर्स को बैलेंस रखने के लिए। डिस्टेंस को अगर हम 2 टाइम कम कर दें, ट्वाइस कम कर दें, तो 4 टाइम आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये 1 मीटर था इसको हाफ कर दीजिए आप, 1 मीटर को क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, 0.5 रख कर दीजिए, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 टाइम इंक्रीज कर जाए। कूलम्ब्स लॉ के लिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।